केबी थिन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्वतंत्र नाड़ी संस्थान, जिसे स्वसंचालित स्नायु संस्थान भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्वतंत्र नाड़ी संस्थान से तात्पर्य उन स्नायु कोशों से होता है जिनका संबंध अनैच्छिक मांसपेशियों से होता है। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। स्वतंत्र स्नायु संस्थान अपने कार्यों के मामले में स्वतंत्र होता है। कार्य के आधार पर स्वतंत्र स्नायु संस्थान को दो भागों में बांटा जा सकता है: अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे सहानुभूतिक भाग या सिंपैथेटिक डिवीज़न भी कहा जाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे सहसहानुभूतिक भाग या पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम सहानुभूतिक भाग का अध्ययन कर लेते हैं। सहानुभूतिक भाग, जिसे सिंपैथेटिक डिवीज़न भी कहा जाता है या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। ये भाग सुषुम्ना के दोनों ओर पाया जाता है। तो सुषुम्ना के दोनों ओर सहानुभूतिक नाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनका संबंध विभिन्न आंतरिक अंगों से होता है। ये अंग है नेत्र, लार ग्रंथियाँ, श्वास नली, हृदय, यकृत, आमाशय, आंतें, गुर्दे, मूत्राशय व जननेंद्रियाँ। सहानुभूतिक स्नायु संस्थान में व्यक्ति में उपस्थित शक्ति के स्रोतों को गतिशील बना देता है। विभिन्न परिस्थितियों में जब व्यक्ति को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तब इस नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आँखों की पुतलियों का फैल जाना, चित्र में भी आप देख सकते हैं, आँखों की पुतलियों का फैल जाना, लार का स्राव रुकना, फेफड़ों का फैलना, ताकि अधिक ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़ों में जा सके। हृदय की गति में वृद्धि होना, एड्रिनल ग्रंथि से रस का स्राव। एड्रिनल ग्रंथि से जो रस स्राव होता है, उसके कारण हमारे यकृत में चीनी की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में अधिक क्रियाशीलता आ जाती है और इस क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति आपातकालीन स्थिति का सामना आसानी से कर पाता है। इसके अलावा आंतों की क्रिया रुक जाती है, क्योंकि सारा जो रक्त होता है वो कर्मेंद्रियों की तरफ हो सके। इसी तरह आमाशय रस का रुकना, यानी गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, ताकि सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, वो हमारी कर्मेंद्रियों की तरफ हो सके, ताकि हम आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकें। कोलन क्रिया और मूत्र त्याग में रुकावट आ जाती है, ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना कर सकें। भय, क्रोध और आक्रमण जैसी संवेगात्मक अवस्थाओं में सहानुभूतिक स्नायुओं का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा भाग है उपसहानुभूतिक भाग, जिसे पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। उपसहानुभूतिक नाड़ियाँ सुषुम्ना के ऊपर और नीचे दोनों भागों में पाई जाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। इन नाड़ियों का संबंध एड्रिनल ग्रंथि से नहीं होता, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो व्यक्ति को क्रियाशील बना देती है। तो जब एड्रिनल ग्रंथि क्रियाशील होती है तो उसकी क्रियाशीलता से व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो उपसहानुभूतिक भाग जो होता है वो व्यक्ति की क्रियाशीलता को कम करता है, यानी सहानुभूतिक भाग के कारण व्यक्ति में जो क्रियाशीलता आती है, एक्टिवनेस आती है, उसको शांत करने का, सामान्य करने का काम उपसहानुभूतिक भाग करता है। इसीलिए इसका संबंध एड्रिनल ग्रंथि से नहीं होता है। उपसहानुभूतिक भाग व्यक्ति को शांत करने का कार्य करता है। इस भाग का कार्य शरीर में शक्ति के स्रोतों को संचित करना है, जबकि सहानुभूतिक भाग का काम शक्ति के स्रोतों को व्यय करना यानी रिलीज़ करना है, क्योंकि व्यक्ति इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना कर सके। इसमें आँखों की पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं, लार का स्राव होने लगता है ताकि भोजन का पाचन हो सके, फेफड़ों को सामान्य करना हो, यानी फेफड़े जो होते हैं सामान्य अवस्था में, जब हम किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं कर रहे होते हैं, उस स्थिति में जैसे हमारे फेफड़े होते हैं वैसे
यहाँ पर सहानुभूतिक भाग के द्वारा होते हैं। हृदय की गति कम करना या फिर हृदय की गति को सामान्य करना। आमाशय के रस जो है वो दोबारा से स्राव शुरू हो जाता है उनका। यकृत में चीनी का एकत्रीकरण होने लगता है और कोलन की क्रिया और मूत्र त्याग दोनों क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो जिन कार्यों को सहानुभूतिक भाग करता है, उप सहानुभूतिक भाग उन्हीं कामों का ठीक उल्टा करता है। यानी कि सहानुभूतिक भाग जहाँ एक और ऊर्जा के स्रोतों को रिलीज़ करके व्यक्ति में क्रियाशीलता बढ़ाता है, तो उस बढ़ी हुई क्रियाशीलता को उप सहानुभूतिक भाग सामान्य करने का काम करता है। सहानुभूतिक और उप सहानुभूतिक भागों की क्रियाएं यद्यपि एक दूसरे की विरोधी होती हैं, फिर भी दोनों समन्वित और सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं। जैसा कि आपने देखा कि सहानुभूतिक भाग जहाँ व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, वहीं उप सहानुभूतिक भाग व्यक्ति को सामान्य बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सहानुभूतिक और उप सहानुभूतिक यानी अनुकंपी और परानुकंपी भागों का अध्ययन किया और ये किन क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करते हैं उसके बारे में जाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।